नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है अलैंगिक जनन के बारे में। आज का अपना टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो आवर्तबीजी पादपों में होने वाला इस प्रकार का जनन जिसमें नर व मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। नर व मादा युग्मक संलयन करते हैं या फिर क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नर व मादा युग्मक संलयन द्वारा या निषेचन के द्वारा जब जनन की क्रिया करते हैं तो उस जनन को क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखो, आवर्तबीजी पादपों में क्या होती है, एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। आवर्तबीजी पादपों में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। उस संरचना को क्या कहते हैं? विशिष्ट संरचना। इस संरचना को क्या कहते हैं? अपन पुष्प कहते हैं। जब अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब आवर्तबीजी पादपों की जब विशेषताएं बता रहे थे तो मैंने बताया था कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर परागकण, परागकोश, बीजांड आदि मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिस संरचना को अपन क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अब देखो, पुष्प के बारे में एक मुख्य बात आती है, वो क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि तने के रूपांतरण या वायवीय भाग के रूपांतरण से पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह होता है। और पुष्प के अंदर ही क्या होते हैं? पादप के जननांग उपस्थित होते हैं। पुष्प के अंदर क्या होते हैं? पादप के जननांग उपस्थित होते हैं। लैंगिक जनन के अंदर पुष्प का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन पादपों के अंदर पुष्प अनुपस्थित होते हैं उनमें लैंगिक जनन लगभग रूप से अनुपस्थित होता है। यानी कि पुष्पों के अंदर क्या पाए जाते हैं? जननांग पाए जाते हैं। जननांगों के द्वारा क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है और उनके संलयन या निषेचन को अपन क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखो, पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। पुष्प की संरचना क्या होती है? अब देखो, पुष्प के अंदर नर व मादा दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। पुष्प के अंदर नर व मादा दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। अब देखो, पुष्प का नर जननांग क्या होता है? पुंमंग होता है। पुष्प का नर जननांग क्या होता है? पुंमंग होता है। और मादा जननांग क्या होता है? जायांग होता है। पुंमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। और जननांग जायांग के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडक पाए जाते हैं। जायांग के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडक पाए जाते हैं। जायांग के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडक पाए जाते हैं। ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? व्रंत। ये क्या है? पुष्पासन। और ये क्या है? बाह्य दल। ये क्या हो गए? दल। ये क्या हो गया? पुंकेसर या फिर पुंमंग। और ये वाला भाग कौन सा हो गया? जायांग। अब देखो, पुष्प के अपन संरचना की बात करें तो पुष्प के अंदर क्या होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। पुष्प के अंदर दो चक्र पाए जाते हैं। दो चक्र कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आवश्यक चक्र। एक चक्र कौन सा होता है? आवश्यक चक्र। दूसरा कौन सा होता है? सहायक चक्र।
उसकी संरचना के अंदर दो चक्र पाए जाते हैं, आवश्यक चक्र व सहायक चक्र। आवश्यक चक्र कौन सा होता है? आवश्यक चक्र के अंदर जायांग व पुमंग आते हैं। आवश्यक चक्र के अंदर जायांग व पुमंग आते हैं, यानी कि वह चक्र जिसके द्वारा नर व मादा जननांगों का निर्माण होता है, या जिस चक्र में नर व मादा जननांग पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र। यानी कि लैंगिक जनन के लिए जो चक्र आवश्यक होता है उसे क्या कहेंगे? आवश्यक चक्र। और उसके अंदर भाग कौन से आएंगे? जायांग व पुमंग। सहायक चक्र जो लैंगिक जनन के अंदर सहायता प्रदान करता है। सहायक चक्र क्या होंगे? जो लैंगिक जनन के अंदर सहायता प्रदान करता है। और इस चक्र के अंदर कौन कौन से भाग आएंगे? इसके अंदर आएंगे बाह्य दल और दल। बाह्य दल और दल। उसके अंदर दो चक्र पाए जाते हैं, आवश्यक चक्र, सहायक चक्र। आवश्यक चक्र के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? जायांग व पुमंग। और सहायक चक्र के अंदर कौन से आएंगे? बाह्य दल व दल। वैसे बात करें तो उसके अंदर कितने चक्र पर हो गए? 4 चक्र। एक चक्र जायांग, दो चक्र पुमंग, तीसरा चक्र बाह्य दल और चौथा चक्र कौन सा हो गया? दल। अब देखो, अब इसकी संरचना के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वरंत के बारे में, यानी कि वरंत क्या होता है, फिर पुष्पासन क्या होता है, जायांग क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करें वरंत की। वरंत क्या होता है? पुष्प को या फिर पुष्प के पुष्पासन को तने से या शाखा से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? ये क्या है? शाखा है या तना है। यानी कि पादप के शाखा या तने से पुष्प को या पुष्पासन को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाएगा? वरंत कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? वरंत क्या होता है? पुष्पासन को शाखा या तने से जोड़ने वाला भाग। जोड़ने वाला भाग। वरंत क्या हो गया? पुष्पासन को शाखा से जोड़ने वाला भाग हो गया। इसके बाद में बात करें अपन पुष्पासन की, तो पुष्पासन क्या हो जाएगा? यानी कि पुष्प का वह भाग जिसके ऊपर सभी चारों चक्र उपस्थित होते हैं, यानी कि समस्त चारों चक्र जिस भाग पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर सभी चारों चक्र उपस्थित होते हैं। चारों चक्र कौन कौन से? बाह्य दल, दल, जायांग और पुमंग। इसके बाद में अपन बात करें बाह्य दल की। अब देखो, बाह्य दल क्या होता है? पुष्पासन के पास में दो हरे रंग की पत्ती नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, इनकी पुष्पासन से हरे पत्ती नुमा संरचनाएं निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल का रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? हरा होता है। और यह कौन सा चक्र होता है? सबसे बाह्य चक्र होता है। सबसे बाह्य चक्र होता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है इसका सुरक्षा करना। कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। बाह्य दल रंग कैसा होता है? हरा होता है। सबसे बाह्य चक्र होता है। कार्य क्या हो गया इसका? सुरक्षा। अब देखो, एक यहाँ पर नोट लगा के नोट कीजिए कि बाह्य दल जिन पुष्पों के अंदर बाह्य दल हरे रंग का नहीं होता है, हरे रंग का नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? दलाव कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? दलाव कहते हैं। यानी कि नोट करने योग्य बात है, बाह्य दल जिन पुष्पों में हरे रंग का नहीं हो उसे क्या कहेंगे अपन? दलाव कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि दलाव किसे कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले चक्र की, वो है दल। बाह्य दल के बाद में कौन सा चक्र आएगा? दल। दल क्या होता है? इसका रंग होता है रंगीन। रंग कैसा होता है? रंगीन। और इसका कार्य भी क्या हो जाएगा? सुरक्षा करना। कार्य क्या हो जाएगा? सुरक्षा करना। इसके अलावा एक और कार्य होता है इसका, कीटों को
कीटों को व मनुष्य को, कीटों को व मनुष्य को आकर्षित करना। यानी कि अपन जब पुष्प को देखते हैं तो उसके रंगीन पंखुड़ियों की वजह से अपन क्या होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कीटों को व मनुष्य को आकर्षित करने का कार्य कौन करेंगे, दल। दल कौन सा चक्र है, बाहर से दूसरा चक्र, बाहर से कौन सा चक्र है, सेकंड चक्र है। बाह्य दल बाहर से प्रथम चक्र या सबसे बाह्य चक्र है। दल क्या हो गया, बाहर से सेकंड चक्र हो गया। इसका रंग कैसा होता है, रंगीन होता है। यानी कि पुष्पासन के ऊपर जो रंगीन पंखुड़ियां पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, अपन दल कहते हैं। कार्य क्या हो गया, सुरक्षा, कीटों को व मनुष्य को आकर्षित करना। इसके बाद में दूसरा, इसके बाद में तीसरा चक्र आता है, वो कौन सा है, तीसरा चक्र बात करें अपन पुमंग। पुमंग किसे कहेंगे, किसी एक पुष्प पर उपस्थित समस्त नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुष्प पर उपस्थित समस्त नर भाग को क्या कहेंगे, पुमंग कहते हैं। इसकी इकाई क्या होगी, इकाई होगी पुंकेसर। यानी कि किसी एक, अगर अपन नर जननांग की बात करें या एक नर भाग की बात करें तो उसे अपन क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। और किसी पुष्प की बात करें तो पुष्प पर समस्त उपस्थित नर भागों को अपन क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। अब देखो पुंकेसर के भी तीन भाग होते हैं। पुंकेसर तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पुतंतु। पुंकेसर तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग कौन सा हो गया, पुतंतु। दूसरा कौन सा हो गया, योजी। और तीसरा कौन सा हो गया, परागकोश। पुंकेसर या पुमंग, पुमंग क्या होता है, पुष्प पर उपस्थित समस्त नर भाग को पुमंग कहेंगे। इसकी इकाई क्या होगी, पुंकेसर होगी। और पुंकेसर तीन भागों से मिलकर बना होता है। पुतंतु, पुतंतु क्या होता है, पुतंतु परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है। पुतंतु क्या हो गया, परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है। परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि पुंकेसर का वह भाग जो पुष्पासन से परागकोश को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, पुतंतु। योजी, योजी क्या होता है, योजी सहवन उत्तक से मिलकर बना होता है। योजी सहवन उत्तकों से मिलकर बना होता है। और योजी कहाँ पर पाया जाएगा, जहाँ पर पुतंतु व परागकोश जुड़ते हैं। यानी कि परागकोश व पुतंतु को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, योजी कहलाता है। ये क्या है, परागकोश। और ये वाला भाग कौन सा है, पुतंतु। पुतंतु व परागकोश को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, योजी कहलाता है। योजी सहवन उत्तकों से मिलकर बना होता है। परागकोश, परागकोश पुंकेसर या पुमंग का सबसे ऊपर का भाग होता है। सबसे ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन, परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण निर्मित होते हैं। परागकोश के अंदर क्या होगा, परागकण निर्मित होते हैं। ये हो गया पुमंग या पुष्प का नर भाग। समस्त नर भाग को अपन क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। यानी कि पुष्प पर उपस्थित सभी नर भागों को अपन क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। और पुमंग की एक इकाई के बारे में बात करें तो उसे क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर या पुमंग के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। पुतंतु क्या हो गया, परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, पुतंतु। और योजी क्या हो गया, सहवन उत्तकों से निर्मित वह भाग जो परागकोश व पुतंतु को जोड़ने का कार्य करता है, वो क्या कहलाएगा, योजी। और तीसरा भाग क्या हो गया, परागकोश। परागकोश किसे कहेंगे, पुंकेसर के सबसे ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन, परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। ये कौन सा भाग हो गया, पुष्प का तीसरा चक्र। तीसरा चक्र, और इसे अपन क्या कहते हैं, नर जननांग।
अब देखो, पुष्प का एक और अंतिम चक्र और बच गया, उसे क्या कहेंगे अपन? जायान। चौथा चक्र, चौथा चक्र कौन सा है? जायान। जायान के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडक पाए जाते हैं। ये कौन सा भाग है? मादा भाग है। पुष्प के मादा भाग को अपन क्या कहते हैं? जायान कहते हैं। जायान के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडक पाए जाते हैं। इन वाले भागों को क्या कहेंगे अपन? अंडक। यानी कि जो संरचनाएं अंडाशय के अंदर अपन को दिखाई दे रही हैं उसे क्या कहेंगे? अंडक। ये खुला हुआ भाग यानी कि जायान का सबसे नीचे वाला भाग जो पुष्पासन से जुड़ा होता है उसे क्या कहेंगे अपन? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के ऊपर क्या पाई जाती है? वर्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वर्तिका। और सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। यानी कि अपन जायान की बात करें तो जायान के अंदर भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अंडाशय, अंडाशय, दूसरा कौन सा हो गया? वर्तिका, और तीसरा कौन सा हो गया? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। यानी कि जायान मादा भाग होता है, इसकी इकाई क्या होती है या इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडक पाए जाते हैं। अंडक या जायान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब देखो, अंडाशय क्या होता है? अंडाशय जायान का फूला हुआ सबसे नीचे का आधारी भाग होता है, जो किसके ऊपर उपस्थित होता है? पुष्पासन के ऊपर उपस्थित होता है। पुष्पासन के ऊपर फूला हुआ जायान का भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडक पाए जाते हैं। अब अंडक पाए जाने के आधार पर पुष्प विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक अंडकी, जब किसी पुष्प में एक ही अंडक उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? एक अंडकी। दूसरा द्विअंडकी या बहुअंडकी। बहुअंडकी यानी कि जिन पादपों के अंदर अनेक अंडक उपस्थित होते हैं उसे बहुअंडकी, 2 अंडक उपस्थित होंगे उसे द्विअंडकी, एक अंडक उपस्थित होगा उसे एक अंडकी। इस प्रकार अंडक उपस्थिति के आधार पर भी पुष्पों को अलग अलग भागों के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। अंडाशय अपन जान लिया। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय होता है पुष्पासन के ऊपर जायान का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडक पाए जाते हैं। अब देखो, वर्तिका। वर्तिका एक नलिका रूपी संरचना होती है। वर्तिका क्या होती है? नलिका रूपी संरचना। नलिका रूपी संरचना जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का कार्य करती है। अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का कार्य कौन करेगी? वर्तिका। अब देखो, वर्तिका के बाद में क्या होती है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जायान का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है? पराग कणों को ग्रहण करना। पराग कणों को ग्रहण करना। वर्तिकाग्र जायान का सबसे ऊपर वाला भाग होता है और इसका कार्य क्या होता है? पराग कणों को ग्रहण करना। परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र से ग्रहण किए जाएंगे उसके बाद में क्या होगा? वर्तिका या नलिका रूपी जो वर्तिका होती है उसके द्वारा पराग कणों को कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? अंडाशय तक पहुंचाया जाएगा। और वहां पर क्या होगा? मादा युग्मक अंडक नर युग्मक पुंकेसर के साथ में या पराग कणों के साथ में निषेचन की क्रिया करेंगे या संलयन की क्रिया करेंगे और वो क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन हो जाएगा। अब देखो, पराग कोश की संरचना के बारे में अपन दूसरे पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं। वैसे इसकी सामान्य जानकारी के बारे में बताएं तो पराग कोश के अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं। एक पराग कोश के अंदर क्या पाई जाती हैं? 2 पालियां पाई जाती हैं। इन दोनों पालियों के अंदर भी क्या होते हैं? 2 अलग अलग कोष्ठ पाए जाते हैं। एक पराग कोश के अंदर क्या हो गए? 4 प्रकोष्ठ हो गए और 2 क्या हो गई? पालियां हो गई। इस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। पीछे की क्लासों में या आज तक की क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया? अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपके सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे।